हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। वैसे तो लर्निंग की बहुत सारी थ्योरियां हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद आपको जो भी लर्निंग की थ्योरियां हैं वो एक एक करके वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। ये जो है ये थ्योरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो थ्योरी है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत, इस थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। एक तो यही हो गया अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद आता है सूझबूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत। और इस थ्योरी को हम गेस्टाल्टवादी लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये गेस्टाल्टवादियों ने दी थी, इसलिए इसका नाम गेस्टाल्टवादी लर्निंग थ्योरी बोला जाता है। दूसरा एक हो गया इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। तो इसके कई नाम हैं, तो आप सब नामों को याद करना। क्या पता पेपर में किस नाम से आपके सामने ये थ्योरी आ जाए तो आप इसको कर सकें। तो ये जो थ्योरी थी ये दी गई थी 1912 में। 1912 में जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अब जो यहाँ पर एक शब्द आया है गेस्टाल्ट, यहाँ पर जो गेस्टाल्ट शब्द है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, यानी जो भी गेस्टाल्टवादी थे वो जर्मनी थे। और जर्मनी में जो जर्मन शब्द है गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट शब्द जो होता है उसका मतलब होता है होल, यानी संपूर्ण। अब संपूर्ण यानी हमें किसी चीज़ को सीखने के लिए संपूर्ण स्थिति को देखना होगा, तभी हमारी वहाँ पर लर्निंग होगी, इसका यहाँ पर मतलब। और इस जो थ्योरी का मेन जो मोटिव है वो संपूर्ण के ऊपर ही टिका हुआ है। यानी इसको गेस्टाल्टवादियों के अंदर जो हमारे वो आते हैं मनोवैज्ञानिक, वो थे हमारे वर्दीमन, कोहलर, कोफका और लेविन। और मेन जो थ्योरी ये दी गई थी कोहलर द्वारा। कोहलर द्वारा इस जो थ्योरी का प्रतिपादन 1912 के अंदर कोहलर ने किया गया था। अब इसने क्या किया, जो इसने इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। अब जो चिंपैंजी था उसको 4 अलग अलग स्थितियों में रखा गया और एक्सपेरिमेंट किया गया। अब जो चिंपैंजी था उसका नाम था सुल्तान। उसने क्या किया, सुल्तान को भूखा रखा, एक दिन भूखा रखा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पर भूखा रखने का मकसद क्या है, यानी उसको प्रेरणा देना। जब भी हम कोई लर्निंग करवाते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को या कहीं पर भी हमें कोई अधिगम करवाना है तो वहाँ पर प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेरणा के हम यहाँ पर लर्निंग नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, चिंपैंजी को भूखा रखा और भूखा रखने के बाद एक कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया गया। अब उसने क्या किया था, कमरे के अंदर ऐसी सिचुएशन बना दी कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा गया, बॉक्स, और वहाँ पर जो छत थी कमरे की, उस छत के ऊपर इतनी ऊंचाई पर केले को टांग दिया गया कि अगर बॉक्स रख के चिंपैंजी उस केले को प्राप्त करना चाहे तो वो प्राप्त कर सकता था। जब चिंपैंजी को भूख लगी हुई थी तो उसने कमरे में इधर उधर देखा तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो पहले क्या किया, उसने छलांग लगाई, यानी छत पे से केलों को प्राप्त करने की कोशिश की। फिर उसने ना थोड़ी देर वो जब थक हार के बैठ गया तो उसने क्या किया, उस बॉक्स को उठाया, स्थिति को देखा, उस बॉक्स को उठाया, उस बॉक्स के ऊपर चढ़ के उन केलों को प्राप्त कर लिया। ये थी उसकी एक सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में मनोवैज्ञानिक कोहलर थे जो, उन्होंने क्या किया, जो कमरे के अंदर एक बॉक्स की बजाय 2 बॉक्स रख दिए गए। अब 2 बॉक्स रखने से केलों की इतनी ऊंचाई रखी गई छत से
कि 2 बॉक्स के ऊपर चढ़ने के बाद ही केलों को प्राप्त किया जा सकता था। अब इसी तरह से जो चिंपैंजी था उसने ऐसे पूरी स्थिति को देखा। पहले उसने एक बॉक्स को रखा और केलों को उतारना चाहा, लेकिन वो केले उसे मिलने नहीं। फिर उसने क्या किया कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसके ऊपर चढ़ के केलों को प्राप्त कर लिया। ये थी उसकी दूसरी स्थिति। फिर थी तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या किया कि वहाँ पर बॉक्स की बजाय एक छड़ को रख दिया गया। अब छड़ रखने से क्या था कि केले इतनी ऊंचाई पर टांगे गए थे कि छड़ के साथ वो केलों को आसानी से प्राप्त कर सकता था। अब इस तरह से चिंपैंजी ने वैसा ही किया, पहले केलों को ऐसे ही उछल कूद से प्राप्त करना चाहा, लेकिन वो केलों तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने कमरे के अंदर जो स्थिति थी उसको भांपा, यानी संपूर्ण स्थिति को भांपा। फिर उसने छड़ उठाई और छड़ से केलों को प्राप्त कर लिया। ये थी हमारी तीसरी स्थिति, सिचुएशन थी जो। उसके बाद हमारी चौथी सिचुएशन आती है। उसमें क्या किया चिंपैंजी ने, मनोवैज्ञानिक ने उसके अंदर 2 छड़ रख दी और केलों को इतनी ऊंचाई पर टांग दिया कि 2 छड़ों को आपस में जोड़ने पर ही हम केलों को प्राप्त कर सकते थे। तो उसने क्या किया कि जो केले थे उसने एक छड़ से उतारने की कोशिश की तो चिंपैंजी से वो केले नहीं उतरे। तो उसने क्या किया, एक छड़ को और देखा तो ये दोनों छड़ों को आपस में ऐसे अटका के और केलों को प्राप्त कर लिया। इस तरह से ये 4 सिचुएशन के अंदर जो मनोवैज्ञानिक ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका मकसद क्या था कि जो चिंपैंजी था वो कमरे के अंदर पहले देखता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी संपूर्ण स्थिति को भांपना, और फिर वो सीखता है कि केलों को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से जैसे हमने पहली स्थिति में देखा कि उसने बॉक्स को रखा और फिर केलों को प्राप्त किया, फिर दूसरी स्थिति में 2 बॉक्स को रखा और केलों को प्राप्त किया, तीसरी स्थिति के अंदर उसने एक छड़ से केलों को प्राप्त किया, और चौथी स्थिति में क्या था कि 2 छड़ को जोड़कर ही उन केलों को प्राप्त किया। उसके बाद आता है हमारा शैक्षिक निहितार्थ, यानी शिक्षा में इस लर्निंग थ्योरी का क्या योगदान है, हम इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले है प्रेरणा। देखो, इस थ्योरी से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जैसे उसने चिंपैंजी को भूखा रखा था, यानी हमें लर्निंग करवानी है तो हमें बच्चे को कोई ना कोई प्रेरणा देनी होगी। तो हम टीचर का क्या कार्य है कि बच्चों को कोई भी लर्निंग करवाने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिव किया जाए, तभी वो लर्निंग वहाँ पर कर सकता है। उसके बाद आता है स्थानांतरण। जैसे क्या था इस थ्योरी के अंदर चिंपैंजी ने क्या किया था कि जैसे एक स्थिति के अंदर कुछ चीज़ें सीखी थी और जैसे दूसरी स्थिति में वो चीज़ें वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा था। जैसे पहली स्थिति में क्या था कि एक बॉक्स को उसने रखा था और केले प्राप्त किए थे। अब दूसरी सिचुएशन में भी उसने वैसी ही चीज़ है जो दोहराई, यानी एक बॉक्स को रखा और केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो केले ही इतनी ऊंचाई पर थे कि 2 बॉक्स के रखने से ही वो प्राप्त किए जा सकते थे। तो यहाँ पर क्या था कि पहली सिचुएशन का उसने वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो हम यहाँ शिक्षा में उपयोग क्या है कि अगर हम एक चीज़ को सीख रहे हैं तो हम उसका दूसरी जगह पर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है सूझ का सिद्धांत। ये जो है सूझ, इसके अंदर मतलब हम कोई भी अगर कार्य करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो उसके अंदर हमारी सूझबूझ इस्तेमाल होगी, तब वहाँ पर लर्निंग होती है। उसके बाद है कठिन विषयों के लिए लाभदायक। देखो, हमारे जो कोई विषय होते हैं जो किसी को डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो उसको अगर हम समझ के करेंगे, सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हमारी लर्निंग यानी उनको सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये कठिन विषयों के लिए भी ये थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है वैज्ञानिक खोज। कोई भी वैज्ञानिक खोज होती है, उसके अंदर बहुत सारी हमारी सूझबूझ इस्तेमाल की जाती है कि अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारी सूझबूझ का इस्तेमाल होगा। वहाँ पर हम प्रयास और बार बार मतलब ट्राई नहीं कर सकते कि ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो उसमें क्या है, हम जितनी ज़्यादा अपनी सूझ का इस्तेमाल करेंगे वो एक्सपेरिमेंट उतना ही ज़्यादा सफल होता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम निर्माण। ये जो थ्योरी है पाठ्यक्रम के निर्माण में भी उपयोगी है, क्योंकि देखो
ये जो थ्योरी है ये संपूर्ण के ऊपर बेस्ड है, यानी हमारा जो कैरिकुलम होता है, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होते हैं। तो उनका जो कैरिकुलम का हम निर्माण करते हैं तो उसमें भी ये हमारी जो थ्योरी है वो हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद है समस्या समाधान। जैसे हम सीखते हुए या हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर अगर हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उस समस्या का जो समाधान है वो जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पर भी हमारी लर्निंग होती है। उसके बाद आती है हमारी सीमाएं। सीमाएं में क्या है कि प्रयास और ये भूल का सिद्धांत जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक काम करता है। अब जैसे पहले क्या था, चिंपैंजी ने क्या किया था पहली सिचुएशन में, पहले उछल कूद करके केलों को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे केले प्राप्त नहीं हुए। तो उसमें क्या था, उसने पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी का वहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस थ्योरी के अंदर भी ट्रायल एंड एरर हमारा काम करता है, यानी प्रयास और भूल। पहले प्रयास किया फिर उसको भूला, फिर दूसरी सिचुएशन वहाँ पर काम आई, तो इस थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ भी काम करती हैं। फिर उसके बाद है बच्चे और पशुओं का अधिगम। ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो पशु होते हैं, छोटे बच्चे या पशु हो गए, उसको हम सूझबूझ द्वारा नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी वो मेंटलिटी, उनकी इतनी एबिलिटी जो होते हैं इतनी विकसित नहीं होती कि वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके या कोई भी लर्निंग कर सके। तो ये क्या है, जो बच्चे और पशुओं में होती है, तो ये थ्योरी है जो उनके लिए सहायक सिद्ध नहीं होती। तो उसके बाद है कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए अनुपयोगी। ये जो थ्योरी है, ये जो जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं या नॉर्मल होते हैं, तो उनके लिए तो ये थ्योरी काम कर जाती है। लेकिन जिनकी बुद्धि लब्धि बच्चों की कम होती है वहाँ पर ये थ्योरी काम नहीं करती, क्योंकि उनमें सूझ की कमी होती है, तो इसलिए ये थ्योरी उनके लिए अनुपयोगी है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।